हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है जी, हम लोग का रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम भी हो गया जी सर, हो गया। और क्या सर, उसके जो क्वेश्चंस भी थे वो जबरदस्त आए और हमारा एग्जाम जो है अच्छा गया है, लेकिन कुछ बातें हो गई थी, इस वजह से देखिए क्या होता है रिजल्ट। आई थिंक बेस्ट होगा, अच्छा होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आज जो हम लोग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है नया हमारा एग्जाम आया है एमआरएस पीजीटी का, कॉमर्स का, है ना। एमआरएस पीजीटी कॉमर्स और जो सबके लिए वो क्या है, अकाउंटेंट। ये दो एग्जाम है, दोनों का एग्जाम का सिलेबस सर अगर हमने पीजीटी कॉमर्स कर लिया तो अकाउंटेंट हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट का जो सिलेबस है ना वो बहुत छोटा है, पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। हमने ऑलरेडी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस का डिस्कशन कर रखा है, जिसने नहीं देखा है आ जाइए हमारे चैनल पे सर्च करिएगा पीजीटी कॉमर्स, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो बाकी अभी मैं ओवरव्यू थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा और उसके साथ साथ अकाउंटेंट का भी चर्चा करूंगा, क्योंकि अकाउंटेंट के बारे में मैंने उसमें डिस्कशन नहीं करा है। और आज शुरुआत करेंगे लेक्चर 1 पीजीटी कॉमर्स की, जो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से 2019 वाला परिणाम है ना। चलिए तो उसकी शुरुआत करते हैं और चलते कहां, क्लास में आइएगा जी। देखिएगा, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया NWB, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 300-350 लोग जो हैं इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी किए और अब जो है पीजीटी कॉमर्स के लिए और अकाउंटेंट के लिए भी तैयारी करेंगे। तो आप भी इसको ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि यहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, है ना। ये जो नोट्स है वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, हर लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। और उसके बिहाफ में आपको बेसिक सा काम करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको कर देना है सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा भैया, नोटिफिकेशन आपको हर कॉमर्स के एग्जाम की मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बीपीएससी की भी जो नोटिफिकेशन आया ना सर उसकी भी तैयारी करेगी, जी बिल्कुल, उसका भी नोटिफिकेशन मैं कुछ दिन के बाद में लेके आ जाऊंगा, तो टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा आइए कॉमर्स के जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपका जो कॉमर्स है ना, कैसे पढ़ेंगे वो उसकी ओवरव्यू। जो कॉमर्स है ना बेसिकली 11th 12th में जितने हैं सारा पूछा गया है अकाउंट से, अकाउंट्स का 11th, अकाउंट्स का 12th, बिजनेस स्टडीज 11th और 12th, ये पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ जो है वो सारी चीजें आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ाएगी वो भी हम बताते हैं। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, फिर कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये बताओ। देखो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, है ना, जिसमें आपको कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, है ना, जनरल लेजर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, है ना, एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये सारा चीज पढ़ना है। प्रोविजंस और रिजर्व पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो यहां से आ गया ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आ गया, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, रिटायरमेंट, है ना, ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, बिजनेस स्टडीज में आ गया आपका क्या, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन फंडामेंटल, है ना, ये देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मॉडल, है ना, ये सारे के सारे आपके बिजनेस स्टडीज है। अब देखो यहां से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, मैनेजमेंट का है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। बट मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों शुरू किया, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन इसके बाद लेक्चर की शुरुआत अच्छे से होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पीछे से मैंने शुरू कर रहा हूं, आपकी शुरुआत 11th वाले से हुई है, यानी कि यहां से हुई है, यहां से ये देखिएगा, ये देखिएगा। इसी चैनल पर, इसी चैनल पर एक सर हैं सूरज सर, जिन्होंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में यहां से लेकर पहला पेज पूरा सिलेबस का, दूसरा पेज यहां तक अभी पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी आपका प्रोविजंस चल रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, ये सारा चीज चल रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह जो है वो हो चुका है, और ऊपर के सारे चीज हो चुके हैं। लगभग 40 लेक्चर्स है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मन से, उसके लिए 40 लेक्चर अवेलेबल है, फटाफट जाके देखिए। और उसके साथ साथ हमारा जो है वो और भी आगे का लेक्चर जो है अकाउंट्स का आता जाएगा, 11 12 दोनों का। अब बात रही मेरी, तो मैं क्या लेने वाला हूं, मैं बैक से शुरू किया मैंने, फिर बीच में आके दोनों मिल जाएंगे। ये देखो मैंने यहां से शुरू किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से शुरू किया है।
इसको पढ़ाएंगे, फिर मार्केटिंग पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाएंगे, फिर धीरे 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 मैं नीचे से ऊपर चलूंगा और सर ऊपर से नीचे आते चले जा रहे हैं। तो अकाउंट्स का 40 लेक्चर अवेलेबल है, वो करिए, और मैंने जो शुरुआत करी है आज से उसको करिए, काम आपका बन जाएगा जबरदस्त तरीके। और जो 40 लेक्चर है उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कहां, हमारा टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ये हो गया आपका पीजीटी कॉमर्स की बात है ना। अब आ जाओ अकाउंटेंट वाले पे, अब आ जाओ अकाउंटेंट वाले पे। देखो इसके लिए रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये है, और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें पूछा है नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी का मतलब अकाउंट्स का नॉलेज पूरा पूरा पूछा है, एनुअल अकाउंट्स बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, टैक्स थोड़ा सा पूछा है, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या बोला है, बजटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भैया फाइनेंस उसमें भी है, ठीक है। ऑडिटिंग का जो पार्ट है मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले से करा दिया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में 2 वीडियो है ऑडिटिंग का, देख लीजिएगा। टैक्सेशन 6 वीडियो काफी है, 6 वीडियो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला काफी है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज जो अकाउंट्स का है वो आप कर सकते हैं कहां, वही 40 वाला अकाउंट्स है, जो अकाउंट्स आगे चल रहा है सर का वो देखिए। बजटिंग नहीं हुआ उसको मैं करा दूंगा, और एनुअल अकाउंट्स भी वो हो जाएगा आपके अकाउंट। देखो ऑलरेडी जो है अकाउंटेंट वाला का बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ऑडिटिंग भी है और टैक्सेशन भी है, और ये वाला जो है 11th क्लास का अकाउंट जो है वो सर का 40 लेक्चर अवेलेबल है। क्लास 11th के नाम से अकाउंट्स में होगा, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 11 देखना और काम बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया अकाउंटेंट की भी कहानी खत्म। अब जो शुरू करने जा रहे हैं आइए अपना लेक्चर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या शुरू करने जा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भाई जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। बेसिक चीज है, कह रहा था एरा ऑफ सेवर टेम्परेचर इज ओवर। भाई साहब सेवर टेम्परेचर एक लॉ का टर्म है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब कंज्यूमर को जागरूक रहना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये। तो वो क्या कह रहा है कि अब कंज्यूमर को जागरूक रहने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो दौर था वो गया। नाउ कंज्यूमर इज द किंग, मतलब कंज्यूमर ही सब कुछ है। तो अब जो दौर आया है, ठीक है भैया, अब आपको सेलर्स को डरने की जरूरत है कि अगर आपने सामान दिया खराब तो भैया हो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट। सामान अगर आपने दिया खराब तो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट, सामान की दिक्कत हुई तो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट। तो सेलर्स अब कह रहा है भैया लेट द सेलर बी, सेलर को अब जरूरत है डरने की या अवेयर होने की, बायर को नहीं, ऐसा इस एक्ट के हिसाब से बोला गया। चलो देखो क्या कहता है, आ जाओ। कह रहा था एरा ऑफ सेवर टेम्परेचर इज ओवर एंड द नाउ कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर क्या है, राजा है यार, भगवान है, मतलब हम कहते हैं ना कि कंज्यूमर ही तो देवता है ना, वही है। There is no shortage of vendors who want to satisfy every request from the customers and cannot afford any annoy them with a superb goods and services। बोल रहा भाई साहब दुकानदारों की कमी नहीं है ना, ऐसे ऐसे दुकानदार है जो कस्टमर की हर एक बात को सुनना पसंद करते हैं, नहीं कस्टमर का हर एक बात को सुनना पसंद करते हैं और उसके सारी चीजों को देखकर, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स के बिहाफ में हो, सब कुछ देखना पसंद करते हैं। तो उसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना, कस्टमर की चीजों को समझना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करवाना, है ना। तो ये तो काम करते हैं। कह रहा देयर आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फोरम्स, कोर्ट्स एंड कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो बोल रहा है कंज्यूमर्स के लिए आप क्या फोरम्स भी हैं, कोर्ट भी है कंज्यूमर का, और कंज्यूमर कंप्लेंट भी कर सकता है। तो इस बात से ध्यान रखिए कि भैया कंज्यूमर भगवान है। तो कह रहा कंज्यूमर इज वन हु assumes to be treated like a king as they bring business to the seller। तो बोल रहा है कि इसीलिए कंज्यूमर क्या फील करता है कि भैया वो अब क्या है, वो अब राजा है, क्योंकि भाई साहब सेलर को आप ये बात ध्यान देने की जरूरत है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कह रहा प्रीवियसली कंज्यूमर वाज आस्क्ड टू बीवेयर। पहले कंज्यूमर को बोला जाता था कि जब आप सामान देखें तो सोच समझकर देखकर खरीदें, लेकिन बट दीज डेट फिंगर्स हैव बीन पॉइंटेड टू सेलर। और इन दिनों क्या हुआ है, फिंगर चेंज करके, मतलब कंज्यूमर की तरफ उंगली था, अब वो उंगली हो गया किसका, सेलर की तरफ, कि भैया लेट द सेलर बी, सेलर को बीवेयर होने की जरूरत है। ड्यू टू द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट लॉज इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनजीओ इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। तो बोला क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट की लॉ चेंज हुए, क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का एक्ट आ गया, इंक्रीज कर गया कंपटीशन मार्केट में ज्यादा कंपटीशन हुआ, तो क्या वो कस्टमर पे ध्यान देने लगे, दुकानदार बहुत बढ़ गए तो कस्टमर पे ध्यान देने लगे।
जो दुकानदार कस्टमर पे ध्यान देता है उसके यहाँ काम आता है, नहीं तो फिर नहीं आता है। वही कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ टर्म given to the practice wherein we need to protect the consumer from the unfair practice। छोटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक टर्म है जहां हमको कंज्यूमर को हमें जरूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें अनफेयर प्रैक्टिस से, तो वहां पे उनके बाद कोई गलत तरीके का सामान ना दे दे। एजुकेटिंग देम अबाउट देयर राइट्स, और उनको एजुकेट करना के राइट्स के बारे में कि भैया आपका क्या क्या राइट्स है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल्सो रिड्रेसिंग, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको क्या क्या ग्रीवांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसी टर्म में कहा गया है। क्या क्या कि भैया पहले उनको एजुकेट करो, ठीक है, उनको अनफेयर प्रैक्टिस से बचाओ, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ और उन ग्रीवांसेस को रिड्रेस कर दो। अब देखो बोला इंपॉर्टेंस क्या था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। देखो जो जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया है, पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ना है आपको, जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है वही वही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, एक एक लाइन में बता रहा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर का, तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं। एक कि भैया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा बिजनेस का। आइए एक एक करके इसी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बोला, कंज्यूमर का इग्नोरेंस को बोला कंज्यूमर को इग्नोर नहीं कर सकते। कह रहा है कंज्यूमर व्हेन सीन from their point of view then we have to gather some aspects to पहलू को देखना पड़ेगा। बोला अगर कंज्यूमर ये देख रहा है कि अगर अपने पहलू से देख रहा है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ पहलुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। किस पहलू की बात कर रहा है ये देख, कह रहा है ऑफ विच द कंज्यूमर इग्नोरेंस of they should know how to exercise their rights and how to seek reliefs। तो बोल रहा है कंज्यूमर जो इग्नोर करता है ना, तो बताना पड़ेगा कि भैया आप अपने अराइज कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपके राइट्स क्या हैं, आप कैसे सेफ, ये आपको जगह बताना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड है उसको भी बताना पड़ेगा कि भैया आपको कैसे ऑर्गेनाइज रहना है। कह रहा है वी नीड ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन यूनिफाई द कंज्यूमर्स एंड हेल्प देम सीक रिलीफ विद देयर कंज्यूमर इशूज। उसके कंज्यूमर क्या हैं और उसके कंज्यूमर इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, बात हमको समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कह रहा है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो द वेज ऑफ अडल्ट्रेशन, फॉल्स प्रैक्टिस, फेक वेट्स, है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑन पैकेज प्रोडक्ट्स, मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स, सारों के लिए there are many products that claim to make you fair and reduce your weight, but when you use products it does not provide it what is problem। तो ये सिंपल सीधी बात बोला भैया, अगर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई ऐसा चीज को बोला गया और वो नहीं दिया गया, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कंज्यूमर को बोला गया था कि भैया ये चीज मिलेगा और वो नहीं मिला, तो उस क्या कर सकते हैं वो आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको आप बताना पड़ेगा कि भैया आपके लिए अवेलेबल है। तो ये तीन चीजें क्या थी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट कह रहा है, डू बिजनेस रियली नीड टू कंसीडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बोला क्या बिजनेस में जरूरत है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम ध्यान दें, तो इज देयर अ वे व्हिच कैन बेनिफिट एज वेल, क्या इसका लिए सच में इसका बेनिफिट है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, कुछ आइए देखते हैं, नीचे गया और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि भैया ये सही है या गलत है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, इफ वन वांट्स टू देयर कस्टमर बेस द लॉन्ग टर्म दे नीड टू सेटिस्फाइड कस्टमर। देख लो कस्टमर भगवान है भाई, सीधा सीधी बात है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे आपके ऊपर कस्टमर का, तो कभी भी आपको अनसेटिस्फाइड नहीं करना, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना। चाहे आपकी गलती हो गई तो क्षमा मांग लीजिए, प्रॉब्लम है तो दिक्कत बता दीजिए कस्टमर को, मतलब अपने कस्टमर के साथ आप लॉयल रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर आप कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हैं तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई। A satisfied customer with their word of mouth would make more customer and increase the customer। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप सोचो क्या हो रहा है, हाँ, जैसे आप सोचो कि भैया मान लो कि किसी दुकान से आप कोई सामान लेते हो, ठीक है,
और वहां सामान वो बहुत बढ़िया तरीके से क्या होता है, सामान बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। तो जब सामान बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप तुरंत ही दूसरे को बताते हो, अरे पता है यार क्या गजब का सामान था, है ना? और सामान अच्छा था, तो भैया हाँ, वहाँ पे जाके तुम भी ले सकते हो। खुद ही बोलते हो, मतलब ये कोई कहने के लिए आपको नहीं कहता है, लेकिन जहाँ से सैटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है ना, दुकान पे आप जाके ज़रूर नहीं बोलते हो कि नहीं, समोसा यहाँ मिल रहा है, चलो चलते हैं खाने के लिए। अरे मोमोज़ यहाँ मिल रहा है, चलो चलते हैं खाते हैं। अरे मटन, क्या मटन बनाता है यार, चलो चलते हैं। तो ये कैसे होता है? माउथ पब्लिसिटी, जब आप कस्टमर आज जब कस्टमर इसीलिए बोल रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बनाना चाहते हो, तो भैया आपको क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कह रहा है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, क्या कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्स को यूज कर रहा है। सो बिजनेस शुड नॉट हैम्पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एज मच एज द रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम द सोसाइटी। इन टर्न बिजनेस कीप्स माइंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। बोल रहा भाई साहब, बिजनेस को सोसाइटी का करना मतलब कि भैया आपका प्रोडक्ट सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपको जरूरत अभी कॉमर्स में जितना कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाने का उतना ही पढ़ाना हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पूरा एक्टिव पढ़ाना शुरू, तो जितना ज़रूरत ही नहीं है क्यों देंगे हम आपको, बताइए? तो जो जितना ज़रूरत है, जिस का ज़रूरत है, उतना ही देना चाहिए। मतलब आप यहाँ फिर से कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं। आप समझ रहे हो? ये कह रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कह रहा है बिज़नेस हैव द what's the consumer, government bodies, society, and they should work in a way which should be beneficial to them and business, as in turn it will flourish there। एक मतलब मिला जुला के अगर सीधा सीधी बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्स आज के लिए, ताकि उसका बेनिफिट हो सके, उसका वो फ्लोरिश कर सके बिजनेस। अब देखो, जैसे मान लेता हूँ रतन टाटा, वो सीएसआर इतना करते हैं, इतना पैसा डोनेट करते हैं, इतना सोसाइटी के लिए करते हैं कि भैया उनका नाम तो ऐसे ही है ना? वन ऑफ द मोस्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है। तो वो भाई साहब ये सोशल रिस्पॉन्स काम होता ही है। मोरल जस्टिस, नैतिक जस्टिस, बोल रहा है बिजनेस मोरल ड्यूटी टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर, दे शुड टेक स्टेप्स व्हिच शुड नॉट हैम्पर द सोसाइटी। भाई मतलब कि ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बना दे जिससे सोसाइटी को हार्म हो, है ना? मान लो कोई प्रोडक्ट बना दिया, खाया और बस खत्म, तो ऐसा दिक्कत है। कह रहा है और कंज्यूमर दे शुड प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लाइक अडल्ट्रेशन, अनफेयर प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट फेयर प्राइस इन्वेस्ट, ये सारा चीज को प्रिवेंट रोकना चाहिए। ना उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट देना चाहिए, ना उसको बहुत ज्यादा पैसा लेना चाहिए, फेयर प्राइस लेना चाहिए, और अनफेयर प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। तो सारी चीजें करना पड़ेगा, मॉरल जस्टिस को, भैया ये सारा चीज आपको नहीं, 2 रुपए का प्रोडक्ट 50 रुपए में नहीं बेच, है ना? गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कह रहा है टू अवॉइड द सिचुएशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, बिजनेस which could be a hectic task, for that the business should design their trade practice in a way which would be interest of consumer। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, इसकी वजह से ऐसा बिजनेस डिजाइन करिए जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो बना रहे, है ना? ये बेसिक चीज था कि क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ द टर्म इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में, सारा सेक्शन नहीं करा रहा, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर का पब्लिक गुड्स क्या है, ठीक है, वो सारे चीज में करा रहा हूँ। पहले इसको पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये टर्म लॉ का है। क्या है? लॉ का टर्म है। कंज्यूमर किसको बोलते हैं, आइए इसकी देखें, देखा जाए। चलिए, सेक्शन 7 कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कुछ सेक्शन 7 क्या है, कंज्यूमर का मतलब हुआ एनी पर्सन जो बाय करता है any goods or for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly promised or under any stream of deferred payment, or when use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for any commercial purpose। समझ हो गया ना? एक एक लाइन
कह रहा कौन सा पर्सन, कंज्यूमर क्या है, एक पर्सन हु बाय गुड्स को खरीदता है, एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके बिहाफ पर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कंसिडरेशन। तो कंज्यूमर वो जो गुड्स को खरीदता है किसी से भी कंसिडरेशन के, मतलब जो जिसको पेड किया गया, विच हैज बीन पेड। और अब देखो ऐसा नहीं कि पेड अभी कर दे, पेड किया गया हो और प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, या तो पूरा पूरा पेड कर दिया गया हो या प्रॉमिस किया हो कि पार्टली पे करेंगे अभी और पार्टली बाद में कर देंगे, या कोई सिस्टम जिसके तहत क्या कराओ, एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि फ्यूचर में हमको पेमेंट कर देना होगा, ठीक है, इसके बिहाफ पर इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, कोई भी ऐसा यूजर जो उस गुड्स का अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड्स, के अलावा जो कोई भी ऐसा पर्सन जो उस गुड्स के खरीदता है उसके बाद वो करता है फॉर कंसिडरेशन पेड, जो कंसिडरेशन पे किया है उसके बिहाफ पर, और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, मतलब वही सेम चीज। या तो देखो इसको मैं थोड़ा तोड़ के बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर वो आदमी है, या तो वो गुड्स क्या करेगा, परचेस करेगा, परचेस करेगा तो या तो पैसा पूरा पूरी दे देगा, ठीक, या तो पार्टली अभी देगा, मतलब थोड़ा सा अभी दिया थोड़ा सा बाद में दिया, या प्रॉमिस करेगा कि हम पैसा फ्यूचर में दे देंगे, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। सीधा सीधी बात है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। बट यहां देखो डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल। अब देखो उस आदमी को कंज्यूमर नहीं कहेंगे कि मान लो ये रिमोट है, रिमोट है, हम बेच रहे हैं, ठीक है, हम बेच रहे हैं, तुम इसको खरीद लिया, हमको बोला सर 50 रुपए में रिमोट दे दीजिए, 25 रुपए अभी देते हैं, 25 रुपए जो है आपको हम बाद में दे देंगे, ठीक, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। एक आदमी आया बोला सर इस रिमोट को आप अभी दे दीजिए, हम 50 रुपए दे देंगे, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तीसरा आदमी आया बोला सर इस रिमोट को दे दीजिए, हम 50 रुपए जो है फ्यूचर में दे देंगे, अभी हमको बहुत जरूरी है सर, प्लीज प्लीज दे दीजिए। तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन में ये रिमोट उसका हो जाएगा जब वो यूज करेगा, मतलब वो किसी को बेचेगा नहीं। 3 कस्टमर मेरे पास आए, तीनों क्या करेगा, वो इस रिमोट को यूज करेगा। लेकिन अगर चौथा कस्टमर आता है बोलता है सर ये रिमोट हम 50 रुपया में आपसे ले लेते हैं, हम क्या करेंगे ना, हम घर जाएंगे और इसको ना किसी और को जरूरत है हम उसको 70 में बेच देंगे। कंज्यूमर है, वो सेलर है, वो कौन है, सेलर है। तो कंज्यूमर कौन, जो यूज करेगा प्रोडक्ट को, आपसे किसी से भी सामान खरीद के प्रोडक्ट को यूज, दैट्स इट, ज्यादा मत समझो, ये लॉ का लैंग्वेज है, कंफ्यूज करोगे। दूसरा कह रहा हायर्स और अवेल एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, ध्यान समझो। वो तो था गुड्स को लेकर, अब मान लो ऐसा चीज है, थोड़ा ऐसा है भाई, हमको बाल कटवाना है, ये सर्विस के लिए, पहला था गुड्स के लिए, दूसरा है सर्विस के लिए। मान लो हमको बाल कटवाना है, तो बोला भाई साहब ऐसा है कि अभी हम बाल कटवा लेते हैं, आपको पैसा आधा आधा ही पैसा मेरे पास है, आधा हम बाद में दे देंगे, ऐसा हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में। फिर उसके बाद क्या बोला, बोला भाई साहब ऐसा है बाल पूरा काट दीजिए ना, हम बाल तो आधा नहीं काटेगा ना, बाल काट दीजिए, हम आपको पूरा पैसा जो है कुछ साल बाद दे देंगे या कुछ महीना बाद दे देंगे। और तीसरा आया भैया, बोला भैया ठीक है बाल काट दो और पैसा दे दिया, पूरा चल गया। तीनों टाइप के लोगों को कंज्यूमर। सर्विस में ये नहीं होता, सर्विस में ये कभी नहीं होगा कि भैया आप जो है ये रीसेल करने के लिए कि भाई तुम एक काम करो ना, मेरा बाल काट दो, हम ही बाल किसी और को काट के बेच के और निकल लेंगे, ऐसा सर्विस में नहीं होता। तो गुड्स के लिए ये चीज है कि भैया कोई खरीद के लेके गया और उसको बेच दे रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है, खरीद के लेके गया उसको यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर है। और इसी तरीके से सर्विस की बात की गई, सर्विस जो अवेल कर रहा है वो क्या है भाई साहब, आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर का डेफिनेशन समझ में आ गया। सेक्शन 7 क्या कहता है, कंज्यूमर जो गुड्स को या सर्विस को खुद अवेल कर रहा है, चाहे वो पैसा अभी दे, चाहे वो पैसा बाद में दे, चाहे वो पैसा तुरंत दे दे, किसी भी कंडीशन में उसको कंज्यूमर मान लिया गया है। लेकिन गुड्स के केस में बोला गया कि अगर वो सामान तुमको अभी लेके जा रहा है और वो बेच दे रहा है, दैट इज नॉट, ठीक है। चल अब आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, the expression commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning livelihood by means self employment। बोल रहा भाई साहब एक्सप्लेनेशन ये जो पहला भी मैंने बताया ना वही चीज लिखा हुआ है कि देखो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई चीज यूज कर रहा है तो उसको हम क्या नहीं, कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है।
द एक्सप्रेशन बाइज और एनी गुड्स और हायर अवेलेबल सर्विस इंक्लूड ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये तो बेसिक चीज। वही चीज कह रहा है कि सर्विसेज जो अवेल हम कर रहे हैं, वो चाहे वो गुड्स खरीद रहे हो या सर्विस ले रहे हो, दोनों में से दोनों क्या है, कंज्यूमर के पार्ट है। किसी की तरफ से हो सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज था। मेन आपको वो समझना था कंज्यूमर की, कौन होता है कंज्यूमर। सेक्शन 7 कंज्यूमर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करा के आदत हो गई। चलो आप चलते हैं पेज नंबर 12 में और देखते हैं क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट सेक्शन 8 ये जो दिया है ना, ये सेक्शंस है, सेक्शन ये सेक्शन 8 सेक्शन 9। सेक्शन 8 कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या कहता है, कहता मींस अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट कंप्लेंट हैज बीन मेड डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट। छोटा भाई कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब हुआ कि डिस्प्यूट जहां पर्सन किसी बिहाफ में इन किया है, ठीक है, कि वो जो काम किया था उसके बिहाफ में वो डिनाई कर दिया या कोई एलिगेशंस लगा दे रहा है, ठीक है, उस कंप्लेंट के बिहाफ, तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर का राइट्स का बात कर रहा है, आ जाओ। कंज्यूमर की राइट्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है कंज्यूमर का राइट्स में, देखो 6 राइट हैं, कितने हैं, 6 राइट्स। सबसे पहला राइट टू बी प्रोटेक्टेड, सेक्शन 9 डिफाइन करता है। ये देखो सेक्शन, ये लॉ के हिसाब से, बाकी इसको मैं नीचे समझाऊंगा और अच्छे से। पहला है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर हाजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बोल रहा भाई साहब, आप ये कंज्यूमर को अधिकार है कि सेलर कभी भी जो उसके बॉडी उसके लाइफ को लेकर हजार्डियस है, मतलब खतरे में है, मान लो क्या बोलते हैं इसको, वो सामान एक्सपायरी डेट पार कर गया और आपको मिल रहा है, हजार्डियस टू लाइफ है, आप उस पर क्या कर सकते हो, बात ध्यान रखिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, आपको रक्षा का अधिकार है, दैट्स इट, इतना ही समझिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बोल रहा है भाई साहब, आप जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को का जो वो खरीद रहा है के बारे में क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एज के, ये सारे जानने का अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। राइट द राइट टू बी एश्योर्ड वेरेवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। बोला भाई साहब, ये एश्योर करने का भी अधिकार है कि भाई साहब जो गुड्स ले रहे हैं वो सही और फेयर प्राइसेस के साथ है। क्वेश्चन मतलब आई मीन 4 नंबर राइट टू बी हर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट द कस्टमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम। तो बोला भाई साहब, राइट इसको सुनने का भी अधिकार है कि भाई साहब कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो अब उसके साथ में, तो राइट टू बी हर्ड क्या, टू बी एश्योर्ड, ये दोनों काम करने का, कोई भी चीज जो कंज्यूमर के बिहाफ में है तो उसको सुनने का अधिकार है। राइट टू सीक एड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको रिड्रेसल मैकेनिज्म को अपनाने का अधिकार है, मतलब कोर्ट जाने का अधिकार है, सीधा इतने सब। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, हाँ, और कंज्यूमर अवेयरनेस का भी उसको अधिकार है। तो कंज्यूमर राइट्स क्या है, कंज्यूमर के राइट्स। आओ डिटेल में पढ़ते हैं, देखो समझते हैं। राइट्स टू सेफ्टी, क्या बोल रहा था, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्रोडक्ट दैट हैम्पर्स देयर सेफ्टी। वही बात मैंने बताया कि अगर भाई साहब सेफ्टी के लिए अगर दिक्कत हो गई, मान लो वो जो दवाई वगैरह होती है या कोई भी चीज एक्सपायरी प्रोडक्ट आपको दे दिया, तो फटाक से आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, बोल रहा भाई साहब अगर प्रोडक्ट दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, वो सारा चीज को इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है। प्रोडक्ट जो भी होगा दे शुड नॉट बी फोर्स्ड सेलेक्ट द प्रोडक्ट, बोल रहा है कि कस्टमर को कभी आप ये मत करिए कि भैया कौन सा प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, ये खुद चुन लेगा, जिसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। राइट टू हर्ड, if a consumer is dissatisfied with a product purchase and they have all right to file a against it and the said complaint cannot go unheard, it must be addressed at time। देखो राइट टू हर्ड कहने का मतलब है कि अगर तरह से अनसेटिस्फाइड हो गया तो उसको भाई साहब कोर्ट जाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। और उसकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए जो रेड्रेसल में बैठे हुए लोग हैं उसको सुनेंगे, तो इसीलिए बोला गया है सुनने का अधिकार भी है, जो है उसका प्रॉब्लम जो है उसको सुनने का अधिकार भी है रेड्रेसल को।
राइट टू सीक रेड्रेसल, बोल रहा है इन केस ऑफ प्रोडक्ट अनेबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर देन दे हैव राइट टू गेट द प्रोडक्ट रिप्लेस। बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट को दोबारा रिप्लेस करने का आपको अधिकार है, ठीक है, और उसके बिहाफ पर कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है। कह रहा है रिटर्न द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्ट, वी हैव अ 3 tier रिडर्सल सिस्टम। 3 tier रिडर्सल सिस्टम है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2019 के हिसाब से। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का भी अधिकार है कि भैया आपको कंज्यूमर को एजुकेट करते रहना चाहिए। देखो अब एक कंप्लेंट, भैया कंप्लेनेंट मींस क्या होता है, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। कंप्लेनेंट का मतलब क्या हुआ कि कौन इंसान जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में, यानी कंज्यूमर के जो फोरम है उसमें। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएटेड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, बोला और कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन में है रजिस्टर्ड तो वो भी कर सकता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट है वो भी सेंट्रल अथॉरिटी है वहां भी आप वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट तो भी आप कर सकते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज लीगल और भी कर सकता है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है, इतने सारे लोग जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ ए कंज्यूमर बीइंग अ माइनर हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन, देखो भाई साहब ऐसा है ये सारे लोग आप पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, ये सारे कंप्लेनेंट। बात समझ में आई, ये था सेक्शन नंबर 5। तो ये था आपका पहला क्लास, ठीक है, ये आपका पहला क्लास था और बेसिक थी। अगले क्लास में फिर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मार्केटिंग, है ना जी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।